ओके बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं टाइप 3, जिसमें टेंजेंट्स और एंगल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में हमने कौन से किए थे, जो पाइथागोरस पे बेस्ड थे। टाइप 2 में हमने किए थे जिसमें उसकी साइड्स की लेंथ इन्वॉल्व थी, जैसे क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस लेंगे ना, वो टेंजेंट्स और उनके बीच के एंगल्स के होंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि जब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी सी एंड ओ, सेंटर जो है ना हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री। देखो हम मैथमेटिकली लिखेंगे सबको, है ना। स्टेटमेंट्स तो आप याद कर लोगे, लेकिन अगर कोई चीज़ मैथमेटिकली सामने लिखी होती है तो उसको विजुअलाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर मान लो ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है और मैं एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से देखूं, चारों एंगल्स का सम अगर 360 है और एंगल बी और एंगल सी का सम ही ओवरऑल 180 डिग्री हो गया, तो इस हिसाब से एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होंगे, 180 डिग्री। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट जो है जहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल और जो रेडियाई हैं उनके बीच का जो एंगल है, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं उस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर देती हूँ, तो वो जो एंगल 1 और 3 एंगल आपको इस फिगर में नज़र आ रहे हैं वो बाइसेक्ट होते हैं ऑलवेज। जैसे अगर ये ए है और ये ओ है, तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल O। ठीक है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज इन सेकेंड फिगर। ओके, फर्स्ट वाली फिगर की हमने प्रॉपर्टीज यहाँ अलग कर ली। एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। थर्ड पे आ जाओ। अब देखो बेटा, अगर ये AP इज इक्वल टू AB है, AP इज इक्वल टू AB है, जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में से आया, तो उस हिसाब से क्या होगा, जो आपका APB होगा, APB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, और अगर ये आइसोसेलेस है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल B होगा। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, देखो सेंटर से नहीं जा रहा बेटा, ये जो है ना ये सेंटर के साथ है। फर्स्ट फिगर में सेंटर तो यहाँ पर है ना, और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स थे सर्कल के ऊपर दोनों, उनको आपस में ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना दिया है। और अगर आप रेडियस से बनाते हो तो वो बनता है क्वाड्रिलेटरल। पर यहाँ पर आपने क्या किया है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं उन दोनों को आपने आपस में जब मिलाया है तो फाइनली आपको एक ट्रायंगल मिल गया है, और वो जो ट्रायंगल है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो वहाँ पर हम इस एंगल की को प्रूव कर सकते हैं कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। हम पूरा लिखते हैं यहाँ पर, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल ABP। बस आपने इतनी सी प्रॉपर्टीज़ को अगर लगाना सीख लिया तो इट्स डन। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने साइड में ना स्मॉल करके प्रॉपर्टीज़ रख ली हैं, ताकि सामने होती हैं तो समझ में आ जाता है कैसे लगाएं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं C1 एंड C2, जिनका सेंटर दोनों का O है। जो AB है वो कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए और टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए। तो AB बाइसेक्ट हो रही है P से, ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू PB। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। देखो बेटा, उसने कह दिया टेंजेंट टू सर्कल C1, तो कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं इसकी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ कि ये जो टेंजेंट है, जैसे इस फिगर में है, सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यही है ना इसमें, तो मैं ठीक है कर लेती हूँ कंस्ट्रक्शन। कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए ना बेटा प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB। वो कैसे ड्रॉ होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि
टेंजेंट हमेशा सेंटर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और OA एंड OB को कर दो ज्वाइन। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स आ गए। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल OBP, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। क्या रीजन है? रेडियाई। फाइन। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन, एंड इधर वाला एंगल P इधर वाले एंगल P के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। हो गए दो ट्राइंगल सिमिलर। कैसे? P के साथ P आना चाहिए, ये हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे हैं। ट्राइंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ओके, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। OA के साथ OB, P के साथ P, देख लेते हैं सही लिखिए। OP के साथ OP आ रहा है, यस, ठीक है। अच्छा, रूल कौन सा लगा है? SAS या RHS? RHS, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो कौन से रूल से? बाय RHS रूल, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिल गया? AP इज इक्वल टू PP। कैसे? बाय CPCT, एंड हेंस प्रूव्ड। परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने हमें डेटा में दिया है L1, L2 और L3 जो हैं वो तीन टेंजेंट्स हैं। ये रही L1, ये रही L2 और ये रही L3। ओके, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है, फाइन, और L3 ट्रांसवर्सल है। अब ये उसने जो हमें ट्रांसवर्सल दी है ना बेटा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो यूज़ होने ही वाली है, पर देखते हैं कहाँ। और उसने हमें निकालने को कहा है टू फाइंड एंगल AOP, ये एंगल उसने हमें निकालने को कहा है। अब एंगल है तो प्रॉपर्टी तो इन्हीं में से कोई लगेगी। सेंटर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, चलो ठीक है, एक बात हो गई। आपको नज़र आ रहा है कहीं ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही है यहाँ पर कि जो एंगल A है सेंटर वाली लाइन उसको बाइसेक्ट करती है। देखो, आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर ये एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होने वाला है। कब? जब L2 और ये दोनों टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। इसी तरह से ही ये और ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट्स से टेंजेंट्स हैं, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के होने वाला है इक्वल। तो चलो इसको 1 ले लेते हैं, उसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। ओके, अब क्या हुआ? उसने कहा L3 ट्रांसवर्सल है। देखो, उसने आपसे कहा L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको नाम दे दूं C और इसको नाम दे दूं D, तो एंगल CAB प्लस एंगल DBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर्स, ठीक है, को इंटीरियर्स। अब एंगल CAB किसको मिला मिला के बन रहा है? एंगल 1 और 2 को, और वो एंगल को उनको मिला के बन रहा है एंगल 3 और 4 को। ये आपका हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बाय दिस प्रॉपर्टी। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, फाइन। तो क्या मैं यहाँ पर और यहाँ पर इनको सब्सटीट्यूट कर दूँ वैल्यूज़ को? तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। सारे को 2 से डिवाइड कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो बेटा, मैं यहाँ पर ना ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी लिख सकती थी, बट द पॉइंट इज कि जो मुझे एंगल निकालना है उसके ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल 4 आ रहा है। तो बजाय कि मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिखूँ, मैंने इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखा ताकि मेरे को बाद में फिर से कन्वर्ट ना करना पड़े। बस अब कर दो सिंपली। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और एंगल 2 और एंगल 4 तो आपके पास 90 डिग्री है, तो एंगल O की वैल्यू मिल गई 90 डिग्री। तो देखा आपने, एक तो उसने मुझे ट्रांसवर्सल दिया था
तो वहाँ से तो मैंने यूज़ किया को इंटीरियर। एक मुझे दिख रहा था कि ठीक है ये टेंजेंट है, अगर मान लो मैं ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो L2 और L3 इसकी टेंजेंट्स हो गई। बी को एक्सटर्नल पॉइंट लेती हूँ तो L1 और L3 इसकी टेंजेंट्स हो गई। और अगर L1 और L2 पैरेलल है तो को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो गए। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा मिला के हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने हमें कहा है टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट टी से, और पी क्यू कोई कॉर्ड है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ टेंजेंट है उनसे। ओके, और मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा हमारे पास ना सीधे सीधे एंगल्स में क्वेश्चन है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी। कैसे? मैंने लिखा कि एंगल 1 प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये तो किस में हो गया? इन ट्रायंगल टी पी क्यू, सीधा सीधा हो गया। फाइन। अब आप देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से अगर मैं ये वाली लगाऊं तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ओके, और अगर मुझे ये वाले एंगल को अकाउंट में लेना है तो डेफिनेटली मुझे ये वाला एंगल हेल्प करने वाला है। तो मैं टी क्यू पी को भी टी पी क्यू ही लिख दूंगी इज इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। गिव रीजन बिकॉज टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा रीजन तो लिखना ही पड़ेगा ना। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल। फाइन। ओके, इसको नंबर 1 करके छोड़ दो। अब आप इस प्रॉपर्टी पे आ जाओ कि जो सेंटर होता है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री डालता है। ठीक है, तो क्या मैं लिख दूँ इसको एंगल 3 नाम दे दूँ और इसको मैं लिख दूँ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप आ जाओ कौन सा एंगल हमें रिक्वायर्ड है? एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। कर दो दोनों को आपस में इक्वेट। दिख रहा है हो गया आपका? देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड इट इज प्रूव्ड, है ना। तो देखो अगर हमें प्रॉपर्टीज पता थी तो हमने कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी और ए सी हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ए के ऊपर, और हमें प्रूव करना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। ओके, सो साइक्लिक प्रॉब्लम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो सबसे पहले तो कोई साइक्लिक की प्रॉपर्टी याद करें। हमने याद किया कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। और बस ये याद आते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्यों? देखो अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद है कि ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का होता है तो ऑपोजिट सप्लीमेंट्री हो गए, है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब एक को प्रूव कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी से जो दूसरा पेयर है वो अपने आप 180 डिग्री का प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखी प्रॉपर्टी और इसका सम किया 180 और लिख दिया साथ में कि एज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स किसके? क्वाड्रिलेटरल के। ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, देयरफॉर BOCA इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा देखो अगर प्रूव करना आ जाए तो बहुत इजी है, बट जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि आप ना धीरे धीरे MCQs भी दोगे और कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जाओगे तो वहाँ पर आप इसको प्रूव करके देखने वाले तो नहीं हो। तो यहाँ पर ना आपने एक पॉइंट याद कर लेना है कि अगर टेंजेंट्स के थ्रू कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना हमेशा साइक्लिक ही होगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आए बस झट से टिक लगा दो, और इसीलिए ही इस पर्टिकुलर पार्ट को आप प्रॉपर्टीज में भी लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ एंड PR दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। ओके,
रेडियस ऑफ द सर्कल 5 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हमारे को आर क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि पी क्यू और पी आर जो है वो कैलकुलेट करनी है। फाइन। अब देखो, अगर मुझे कोई कंस्ट्रक्शन तो बेटा करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, ज्वाइन ओ पी एंड दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि कॉर्ड के ऊपर अगर मैं सेंटर से एंगल डालती हूँ, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एंगल डालती हूँ, तो एक तो वो 90 डिग्री का होता है, एक कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। ठीक है, और इस पॉइंट को से मैंने ले लिया एस, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, क्यू एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नंबर 1 करके लिख लो इसको, पता नहीं कहाँ काम आ जाए। अब मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास है और ये मैं पाइथागोरस से निकाल सकती हूँ, तो ठीक है, निकाल देते हैं। इन ट्राइंगल क्यू ओ एस, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस ओ एस स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर, देयरफॉर ओ एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इतना तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरे पास आ गया 3, लेकिन अगर मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, देखो यहाँ मैं लिख के रख रही हूँ ताकि मैं आइडिया लगा पाऊँ क्या मुझे करना है। इन ट्राइंगल क्यू ओ पी, तभी तो मेरे पास क्यू पी निकलेगा। अब क्यू ओ पी चाहिए तो 5 तो मेरे पास है, लेकिन एस पी नहीं है, तो मैंने क्या करा, एस पी को एस मान लिया, एस पी को मान लिया एक्स। नाउ अगेन मैं 1 मिनट को रुकी, मैंने सोचा क्या इसमें पाइथागोरस लग सकता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास पी क्यू है ना मेरे पास एस पी है। ओके, पाइथागोरस का आइडिया ड्रॉप्ड, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है? ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स का लगा के देखते हैं। देखना, अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के देखती हूँ तो ओके करते हैं। इन ट्रायंगल ओ क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू एस पी। ओ क्यू एस का कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? एस। और क्यू एस पी का ओ क्यू एस। बेटा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ हमें क्यू एस पी नहीं क्यू ओ पी लेना चाहिए था, है ना, ताकि हमारे दोनों 90 डिग्री के आए तो सही। ओ क्यू एस का एस 90 डिग्री का एंड ओ पी क्यू का क्यू 90 डिग्री का। फाइन। और हमारा क्या दोनों में कुछ और पॉसिबिलिटी है? देखो, एंगल ओ दोनों में कॉमन है, दोनों का सेम है, तो सिमिलैरिटी लिख दो। एस के साथ क्यू, ओ के साथ ओ, इसका बचा क्यू, इसका कौन सा बचा पी, और ये हो गए सिमिलर। और कौन से सिमिलैरिटी से? ए सिमिलैरिटी से। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आने के बाद मैंने लिख दी इसकी रेशियो, ओ एस अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओ पी इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन क्यू पी। अब देखना, मेरे पास क्या है, ओ एस है और ओ क्यू भी है, तो एक तो मैं ये वाला पार्ट यूज़ कर लेती हूँ। क्यू पी मुझे निकालना है तो एक तो मुझे ये वाला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि मुझे इन 3 में से कौन सी 2 रेशियोज़ लेनी है। एस क्यू अपॉन क्यू पी। मेजरमेंट्स लिख दो। ओ एस की मेजरमेंट आप निकाल चुके हो, ओ क्यू की मेजरमेंट आपको पता है, एस क्यू की मेजरमेंट है 4 और क्यू पी की मेजरमेंट है आपके पास x, जो कि हमें चाहिए। नहीं, x नहीं लेते बेटा, हमने यहाँ एस पी को x लिया था। ठीक है, यूज़ नहीं हुआ, बट हम यहाँ इसको लेंथ ऑफ टेंजेंट ही रहने देते हैं, पी क्यू। तो आपने क्या देखा, पी क्यू की लेंथ क्या आ गई आपके पास? 20/3 यूनिट्स एंड इट्स डन। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, उसने हमें ध्यान से क्या दिया है। C1 एंड C2 दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ओके,
जो C1 है यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, और C2 यानी कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है आपके पास 18 सेंटीमीटर। ओके। AB डायामीटर ऑफ द बिगर सर्कल है, और जो BE है वो C2 पे टेंजेंट है। अरे बाप रे, बड़े सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर तो, बट कोई बात नहीं, हमें भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं और हम इसको कर लेंगे अच्छे से। ओके, तो ओ मिड पॉइंट हो गया। और अगर ये टेंजेंट है, अच्छा ठीक है, हम इसके फैक्ट्स को लिखते जाते हैं, पता नहीं कौन सा कहाँ यूज़ हो जाए। देखो, BE जो है वो टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, मतलब टेंजेंट टू, अगर मैं C2 भी लिख देती तो फाइन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, OD इज परपेंडिकुलर टू BE। चलो, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब OD परपेंडिकुलर टू BE तो हो गया, बट अगर हम ये देखें कि जो BE है वो कॉर्ड भी तो है C1 की, है ना, और अगर मैंने सेंटर से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है तो BD इज इक्वल टू DE भी तो हो गया, है ना, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अरे वाह, ये तो मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी आ गई। अगर आपको भी ध्यान में आ गई हो तो, OAB का मिड पॉइंट, DBE का मिड पॉइंट, कुछ याद आई प्रॉपर्टी? तो इसका मतलब, चलो ये तो हो गया हमारे पास, इन ट्रायंगल ABE, ABE ट्रायंगल में O इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB, एंड D is midpoint, D is midpoint of BE। तो याद आई मिड पॉइंट थ्योरम। Therefore OD is parallel to AE and OD is equal to half of AE। ये मेरे पास कहाँ से आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम से। आप देख रहे हो बेटा, कोई चैप्टर नहीं होता, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी। इसका मतलब OD आपके पास क्या है, स्मॉलर सर्कल, और इसका रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज दैट AE आपके पास हो गया 16 सेंटीमीटर। और ये हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करके रख लिया है, क्योंकि AD में कहीं ना कहीं मेरे पास ये यूज़ होने वाला है पक्का। अब अगर सपोज ये OD पैरेलल टू AE भी तो हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का हो गया, एंगल E भी 90 डिग्री का हो गया। अब पॉइंट इस कि अगर मुझे DE मिल जाए तो मैं ट्रायंगल ADE में लगा दूंगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि BD और DE बराबर हैं, और यहाँ मुझे ट्रायंगल जो BOD नज़र आ रहा है उसके मेजरमेंट्स मेरे पास हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं। इन ट्रायंगल BOD, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको बच्चों लग रहा है कि आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। दिस इज 13 स्क्वायर, और OD मेरा कितने पर से, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी लगा दो। क्या मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, 21 इंटू 5 is equal to BD। This implies that BD is equal to square root of 105। देखना बेटे, कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि हमारा स्क्वायर रूट में आ रहा है, और जब स्क्वायर रूट में आता है तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि हमारी कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है, बट आई थिंक नहीं, कोई नहीं है। चलो, अब हमारे पास सारा डेटा आ चुका है किस ट्रायंगल के लिए, ADE ट्रायंगल के लिए, और लगा देते हैं हम फटाफट से। इन ट्रायंगल ADE यहाँ तक करा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। अब हम यहाँ से थर्ड उसका शुरू कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अगर BD इज इक्वल टू 105 है तो DE भी तो आपका 105 का स्क्वायर रूट है ना, प्रॉपर्टी के थ्रू।
ओके, सो AD स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट। AE स्क्वायर मेरे पास हो गया 16 का स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया है, और DE स्क्वायर मेरे पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर, और ये मैंने इसको कैलकुलेट किया 256 प्लस 105 इज इक्वल टू 361। ठीक है, ओके, लिख दो अब झटपट से। सो आपके पास आ गया है AD स्क्वायर इज इक्वल टू 361, तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 361, दैट मीन्स की 19। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा, क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहा है टफ है, नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपकी एक साथ आ रही हैं, तो किस प्रॉपर्टी को आपने कैसे यूज़ करना है, कोई सही ढंग से समझ गया तो उसका क्वेश्चन हो गया परफेक्ट। सो आई थिंक हमने एनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताते रहो, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस भेजती रहूँगी। ओके, लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बेटे, मैंने नो डाउट क्लास में भी बहुत बारी कहा है, रिपीट कर रही हूँ, बट इवन देन प्रॉपर्टीज़ रट डालो, प्रॉपर्टीज़ रट डालो, प्रॉपर्टीज़ रट डालो। क्वेश्चन आपके सामने आता है, डरो मत, उसको ध्यान से देखो, उसमें से प्रॉपर्टीज़ को ढूंढने की कोशिश करो, बिलीव मी आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके।